हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग अधिगम की प्रक्रिया यानी प्रोसेस ऑफ लर्निंग के बारे में जानेंगे। अब तक हम लोग अधिगम की विशेषता, अधिगम का मीनिंग को जाने हैं और अब हम लोग अधिगम की प्रक्रिया यानी प्रोसेस ऑफ लर्निंग के बारे में जानेंगे। तो उदय पारिक ने सीखने की प्रक्रिया बताया, जिसके द्वारा प्राणी किसी परिस्थिति में प्रतिक्रिया के कारण नए प्रकार के व्यवहार रूपांतरण को ग्रहण करता है, जो कुछ मात्र में प्राणी के सामान्य प्रतिदर्श को देर तक कायम रखता है और प्रभावित करता है। उदय पारिक के विचार में स्पष्ट होता है कि अधिगम की प्रक्रिया निम्न चरणों में होती है, जैसे परिस्थिति, उसके बाद है परिस्थिति का ज्ञान, प्राणी का प्रतिक्रिया, उसके बाद है बाधा दूर करना, उसके बाद है सामान्य व्यवहार में रूपांतरण करना। आप लोग देख रहे हैं कि कैसे यहाँ पे एक सीरीज के माध्यम से पहले परिस्थिति होता है, फिर उस परिस्थिति में क्या हम लोग सीखते हैं, उसके बाद हम लोग जानेंगे कि प्राणी में मतलब मनुष्य में अगर कोई चीज़ हम सीखते हैं उसके बाद क्या प्रतिक्रिया होता है, तो उससे जानते हैं। और उस चीज़ के सीखने के बाद अगर हमारे जीवन में किसी तरह की बाधा आती है तो उस सीखे हुए बातों से कैसे हम अपनी बाधा को दूर करते हैं, वो चीज़ सीखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट उसके बाद हम लोग सीखते हैं सामान्य व्यवहार में रूपांतरण। उसके बाद हम लोग सीखते हैं कि सामान्य व्यवहार में कैसे हम लोग रूपांतरण करते हैं। तो इन सारी चीज़ों को हम लोग एक प्रोसेस के थ्रू सीखते हैं। सबसे पहले परिस्थिति आती है हमारे सामने, उसके बाद उस परिस्थिति को हम लोग समझते हैं, उसके बाद सीखे हुए समझे हुए चीज़ों को उस पर रिएक्शन करते हैं, उसके बाद हम लोगों के उस सीखे हुए चीज़ से हम अपनी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करते हैं। उसके बाद उससे हम लोग व्यवहार में अगर अच्छी चीज़ें रहती है तो उससे हम लोग व्यवहार में परिवर्तन करते हैं, रूपांतरण करते हैं, और अगर कोई नेगेटिव चीज़ होती है तो उसे हम लोग दूर कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे उसी चीज़ को लिखा गया है। देखिए कि परिस्थिति में कोई परिस्थिति होती है और प्राणी की प्रतिक्रिया उस परिस्थिति की ओर होती है और यहाँ प्रतिक्रिया के परिणाम स्वरूप होती है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं। उसके बाद आप लोग देख रहे हैं कि सीखना है। ठीक है, सीखना, उसके बाद बाधा दूर होती है और नए प्रकार की व्यवहार में रूपांतरण होता है। बालक एक नई चीज़ सीख पाता है। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे एक फिलोसोफर है हिलगार्ड ने क्या कहा। हिलगार्ड ने सीखने की प्रक्रिया के संबंध में क्या कहा, उसे हम लोग देखेंगे। तो सीखना वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा कोई क्रिया आरंभ होती है जो सामना की गई परिस्थिति द्वारा परिवर्तित की जाती है। हालांकि क्रिया में परिवर्तन की विशेषताओं की व्याख्या प्राणी की जन्मजात अनुक्रिया प्रकृतियाँ परिपक्व या अस्थायी संस्थिति के आधार पर नहीं की जा सकती है। ठीक है, नेक्स्ट है हिलगार्ड ने सीखने की प्रक्रिया निम्नवत होती है। जैसे सबसे पहले कोई क्रिया होती है, उसके बाद जो सामना की गई परिस्थिति के अनुसार ही होती है। उसके बाद है इसमें तथा मूल प्रवृत्त्यात्मक क्रिया में अंतर पाया जाता है और दोनों में संबंध न भी पाया जाता है। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखेंगे कि किस प्रकार, जैसे कोई चीज़ हम लोग सीखते हैं तो सीखने के बाद क्या होता है कि सामना की गई परिस्थिति होता है, उसके बाद नई क्रिया होता है, उसके बाद परिवर्तित सामना होता है, उसका व्यवहार होता है। उसका व्यवहार में क्या होता है कि हम लोग कोई चीज़ नया चीज़ सीखते हैं और उसके बाद जो सीखी हुई चीज़ होती है उससे हम लोग अनुभव प्राप्त करते हैं। हम लोग उसी को कहते हैं कि हम लोग कोई चीज़ सीखते हैं उसके बाद अनुभव प्राप्त करते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि पील महोदय ने सीखने की प्रक्रिया को संक्षेप में निम्न प्रकार से व्यक्त किया है। सीखना सहज स्वाभाविक क्रियाओं से भिन्न है। उदाहरणार्थ पलक झपकना, कांटा चूमने पर पैर का उठ जाना आदि को सीखना नहीं पड़ता है। यह क्रियाएं व्यक्ति का स्वाभाविक रूप से करता है। कहने का मतलब कि अगर कोई चीज़ हम लोग सीखते हैं तो सीखने के बाद क्या होता है, वो चीज़ स्वाभाविक हो जाती है। अगर हम लोगों को कोई चीज़ चुभती है तो दूसरी बार हम लोग ऐसा करते हैं कि वो उससे चीज़ें से दूर हो जाते हैं। अर्थात फर्स्ट टाइम पे ही इतना सीख जाता है लोग कि
उसे सेकेंड टाइम उसे अनुभव हो जाता है कि ऐसी क्रिया हम करेंगे तो हमें क्या महसूस होगी, तो उस क्रिया से दूर रहने के लिए उसे पहले वाली चीज़ें को याद करना पड़ता है कि अगर हम लोग नहीं हटाए, नहीं चीज़ें किए तो वो हमें दिक्कत, हमें परेशानी उठानी पड़ेगी। अर्थात हमें ऐसी चीज़ें नहीं करना चाहिए, ये हमें पहले से ही सीखना पड़ता है। ठीक है, नेक्स्ट है सीखना चेतना, उद्देश्य से अथवा सामाजिक एवं जैविक अनुकूल के लिए हो सकता है। सीखने के द्वारा व्यक्ति में स्थायी और अस्थायी दोनों प्रकार की परिवर्तन होते हैं। सही बात है, कुछ चीज़ें हम लोग कुछ क्षण के लिए सीखते हैं और कुछ चीज़ें ऐसी हमें याद रह जाती है कि वो जीवन भर चलती रहती है। ठीक है, नेक्स्ट है सीखना व्यक्ति में सामाजिक या असामाजिक दोनों प्रकार के व्यवहार में उत्पन्न कर सकता है। सीखना त्रुटि रहित भी हो सकता है और त्रुटिपूर्ण भी होता है। कोई चीज़ हम सीखते हैं तो सीखने के बाद वो गलतियाँ भी होती है और गलतियाँ नहीं भी होती, उसी को यहाँ पे त्रुटि रहित और त्रुटिपूर्ण कहा गया है। सीखने के सोपानों के संबंध में मिलर और डोलार्ड ने कहा कि सीखने के लिए व्यक्ति को किसी वस्तु की आवश्यकता का अनुभव होना चाहिए, उसे कुछ देखना भालना चाहिए और अंत में उसे कुछ प्राप्त करना चाहिए। अगर ऐसी चीज़ें जिससे हम कुछ सीख नहीं पा रहे हैं तो वो सीखना नहीं कहलाता है। अगर कोई चीज़ जिससे हम सीख रहे हैं, अनुभव प्राप्त कर रहे हैं, उससे आगे हम गलतियां नहीं कर रहे हैं सीखने के बाद, तो रियल मायने में उसे ही सीखना कहते हैं। ठीक है, थोड़ा सा ये इंग्लिश में दिया हुआ है, इन ऑर्डर टू लर्न वन मस्ट वांट समथिंग, नोटिस समथिंग, डू समथिंग एंड गेट समथिंग। ये मिलर एंड डोलार्ड के अकॉर्डिंग कहा गया है। और डेसिल ने सीखने की प्रक्रिया को स्पष्ट करते हुए निम्नलिखित सोपान बताए हैं, जैसे सबसे पहले अभिप्रेरणा, उसके बाद उद्देश्य, उसके बाद उद्देश्य प्राप्ति की विभिन्न अनुक्रिया, उसके बाद सबलीकरण, उसके बाद सामान्यकरण, ऐसा बताया गया। ठीक है, तो हम लोग इस तरीके के हम लोग देखें कि सीखने की क्रिया क्या होती है। कहने का मतलब कि ये बहुत जगह ऐसा दिया हुआ है कि आप लोगों को देखने को मिल रहा होगा कि फिलोसोफर के अकॉर्डिंग कुछ फिलोसोफर ये कहते हैं, कुछ फिलोसोफर वो कहते हैं, तो सबका कहने का मतलब एक ही है, केवल थोड़ा थोड़ा डिफरेंट आप लोग को दिखाई देगा, बाकी अर्थ सबका वही होता है कि वो सीखना कहने का मतलब कि ऐसा सीखना जिससे हम व्यवहार में परिवर्तन लाते हैं, हमें अनुभव प्राप्त होती है, उसे ही रियल मायने में सीखना यानी अधिगम कहलाता है। ठीक है, अब हम लोग जो जानेंगे अधिगम को प्रभावित करने वाला कारक को जानेंगे। तो उससे पहले थोड़ा सा हम लोग ये भी जान लें कि सबलीकरण और सामान्यकरण। इस प्रकार सीखने की प्रक्रिया में व्यक्ति पहले किसी चीज़ की आवश्यकता का अनुभव करता है और आवश्यकता की पूर्ति के लिए उससे प्रेरणा जागृत होती है, जो संप्रयोजन होती है, प्रयोजन से प्रेरित होकर ही व्यक्ति क्रियाशील होता है। यानी कि सबसे पहले किसी चीज़ की आवश्यकता होती है हमें, और फिर उस आवश्यकता को पूरा करने के लिए हम उसे खोजने की प्रयास करते हैं। ठीक है, तो व्यक्ति प्रेरित होकर जो क्रिया या व्यवहार करता है उसका एक निश्चित उद्देश्य पूर्ति में बाधा उत्पन्न होने पर उसकी पूर्ति के लिए यह प्रयत्न एवं भूल या सूझ द्वारा बाधा को हटाने के लिए जो व्यवहार करता है उसमें सीखने की क्रिया निहित होती है। और कई संभावित अनुक्रियाओं में से जिस अनुक्रिया द्वारा उद्देश्य की पूर्ति हो जाता है उसका सबलीकरण हो जाता है, और वह समान परिस्थिति आने पर उसी सफल अनुक्रिया की पुनरावृत्ति करके समस्या का हल ढूंढ लेता है। इसके पश्चात वह नई सफल अनुक्रिया का पूर्व ज्ञान या अनुक्रियाओं से समन्वय स्थापित करता है, जिससे नए अनुभव एवं उसके ज्ञान का अंग बन जाता है। इस प्रकार सीखने की प्रक्रिया उपयुक्त सोपानों से संपन्न होती है, जो वैज्ञानिक प्रक्रिया के अनुरूप है। ठीक है, नेक्स्ट आगे हम लोग देखेंगे अधिगम को प्रभावित करने वाला कारक।